नमस्कार बच्चों, मैं अंजू गुप्ता आप सभी का अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 राख की रस्सी को पढ़ा व समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? इसका उत्तर है, वे इन बातों को लेकर परेशान रहते थे कि कहीं उनके बेटे को मूर्ख बनाकर उसकी संपत्ति कोई ना ले ले। ना जाने उनका बेटा किस तरह से पैसे कमाकर अपना जीवन निर्वाह करेगा। जीवन निर्वाह करेगा इसका तात्पर्य है अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करेगा। दैनिक ज़रूरत अर्थात खाना, पीना, रहना इत्यादि। कहीं उनके बेटे का भोलापन उसके स्वयं के लिए परेशानी ना बन जाए, क्योंकि जब हम भोले होते हैं, हमें समझ नहीं होती है, तो कोई भी हमें मूर्ख बना सकता है। खा प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को दुनियादारी सिखाती और इसको सिखाने के लिए अलग अलग तरह के किस्से कहानी सुनाती, उसे प्रोत्साहित करने वाली बातें बताती, लोगों को किस तरह से पहचाना जाता है यह सिखाती, उसे प्यार से किसी भी परिस्थिति में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है यह समझाती। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर ही क्यों भेजा था? तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझ सके और पैसे कमाना सीख जाए, वह होशियार बन सके और मुसीबत का हल निकालना सीख जाए और किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, क्योंकि शहर ऐसी जगह था जहाँ पर शायद मंत्री को कोई नहीं जानता था या उनके बेटे को कोई नहीं जानता था। अब जब हम अनजान जगह पर जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी चतुराई का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही इसलिए भेजा क्योंकि वे उसे चतुर व होशियार बनाना चाहते थे। शहर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि हर चीज़, हर वस्तु को बेचा जा सकता है, क्योंकि शहर में हर चीज़ को उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे भेड़ों से मिलने वाला दूध ही नहीं, उनके बाल, उनके सींग, इसका भी उपयोग शहर में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। इसीलिए अगर वह स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कर सकता और इन चीज़ों को खुद से बेच लेता तो वह चतुराई सीख सकता था। अब इसके लिए चतुराई का होना आवश्यक है। यहाँ पर भी उसकी मदद किसने की? उस लड़की ने कर ली। अब जैसे घर में हम आपको होमवर्क देते हैं तो आपकी कोई ना कोई सहायता कर देता है, जैसे मम्मी या पापा या दीदी, कोई ना कोई आपको बता देता है। परंतु जब स्कूल में अध्यापक आपको समझा देते हैं और उसके बाद वह कोई प्रश्न हल करने के लिए देते हैं तो वहाँ पर आपको स्वयं ही उस प्रश्न को हल करना पड़ता है। इससे आप में समझदारी आती है। साथ ही शहर के लोग ज़्यादा होशियार व सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार व सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उससे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। उत्तर, मेरे घर के बड़े लोग अर्थात मेरे दादाजी पहले अपने गांव में, जहां पर कि उनका जन्म हुआ था, दादी जी के साथ रहते थे, लेकिन बाद में मेरे पिताजी के जन्म के पश्चात इस शहर में आ गए। अपना जन्म स्थान छोड़कर जब दूसरी जगह पर जाना पड़ता है तो इसे विस्थापन करना कहते हैं। मेरे पड़ोस में भी एक ऐसा परिवार है
जो अपना पैतृक निवास स्थान छोड़कर इस शहर में आकर बस गए हैं। वे अपने निर्णय से बहुत खुश हैं। उस परिवार में एक पुरुष, एक महिला व एक बच्चा है। अंकल अपने निर्णय से इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें शहर में रोजगार के अच्छे अवसर व अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। आंटी जी इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें भी स्वयं के लिए कुछ करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उनकी शिक्षा अब एक अच्छे विद्यालय में हो रही है, जिससे उनका भविष्य खुशहाल हो सकेगा। उन्होंने अपनी जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ हो रही थी। प्रश्न 2, जो एक प्रकार का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। बच्चों, अनाज मोनोपिएसी अर्थात मोनोकोट अर्थात घास के परिवार के अंतर्गत आते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग हमारे यहाँ मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इस पाठ में जौ के बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रकार के मुख्य कुछ और अनाज इस प्रकार हैं: गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना इत्यादि। प्रश्न 3, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। का नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्पेशल नाम अर्थात विशिष्ट नाम आते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, रिमझिम इत्यादि। व जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सामान्य नाम आते हैं, जैसे अनाज, पाठ्यपुस्तक इत्यादि। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 आधारों पर इस प्रकार है: जातिवाचक संज्ञा धातु, भोजन, वेशभूषा, शहर। व्यक्तिवाचक संज्ञा तांबा, खिचड़ी, शेरवानी, लहे। खा ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो जातिवाचक संज्ञा धातु के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी: सोना, चांदी, जस्ता। भोजन के लिए छोले चावल, इडली सांभर, दाल बाटी। वेशभूषा के लिए साड़ी, कमीज, फ्रॉक। इसी प्रकार शहर के लिए दिल्ली, जयपुर, इंदौर। ये 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो सकती हैं। तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ। उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो चलो हम इसे आरंभ करते हैं। कुछ सोचने के बाद अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे
कि वह आधे घंटे हाथ में बर्फ को कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई भी काम ढूंढकर खेल को पूरा करें। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं था कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई थी, यह बात उन्हें पसंद आई थी, लेकिन जब मंत्री को पता चला कि यह काम उनके बेटे का नहीं बल्कि किसी लड़की का है, तो उन्होंने बोला, मुझे यह बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वह अपने बेटे को चालाक और होशियार बनाना चाहते थे और बाद में उन्होंने उस लड़की से अपने बेटे की शादी भी करवा दी। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भी इनका उपयोग इसी प्रकार से किया होगा, अर्थात भेड़ों के बालों से ऊन बनाई होगी और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। बात को कहने के तरीके। पहला, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस प्रकार से कह सकती हो? पहला, चैन से जिंदगी चल रही थी। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जिंदगी आराम से कट रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, अर्थात वह बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसे हम कह सकते हैं, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, अर्थात उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। दूसरा, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। का होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है यह बताना पड़ेगा। तो पहले हम होशियार का अर्थ बताते हैं। होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम को सोचने विचारने के बाद ही करता है। वह किसी भी काम को हड़बड़ी में या जल्दी में नहीं करता है। और चालाक का अर्थ होता है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है। इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सामान्यतः आम बोलचाल में लोग होशियार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, इनमें अंतर होता है। अब हम भोला और बुद्धू के बारे में बात करते हैं। जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं। भोला व्यक्ति चालाक नहीं होता है, वह मासूम होता है। बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात उसे किसी प्रकार की समझ नहीं होती है। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू शब्दों को भी लोग एक ही रूप में ले लेते हैं, जबकि यह सही नहीं है। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे, क्योंकि लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर समस्या को समझदारी से सुना, उसके बाद बड़ी ही बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित समाधान निकाल दिया। इसीलिए वह लड़की समझदार और बुद्धिमान दोनों ही थी। नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, दावा, मिगमार, लखपा, नूखू, फूदौरजे। ये क्या है? ये कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम नहीं है। जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम।
ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डाबा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डाबा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो हम अब लोनपुगार के बेटे और उस लड़की का नाम सोचते हैं। तो चलो लोनपुगार के बेटे का नाम नूखू रखते हैं और लड़की के लिए डाबा नाम उचित है, क्योंकि दोनों के ही अर्थ इन दोनों बच्चों पर पूर्णतः लागू होते हैं। धन्यवाद।